आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। जबकि बाह्य उपयोगकर्ता कौन है? जो लेखांकन सूचनाओं के आधार पर पहले अपने फायदे को सोचेगा, संस्था के फायदे के बारे में विचार बाद में करेगा। तो यदि कोई व्यक्ति लेखांकन सूचनाओं के आधार पर अपने भले के बारे में सोचे, संस्था के बारे में बाद में विचार करे, तो बाह्य उपयोगकर्ता है। यदि वो सूचनाओं से पहले संस्था के बारे में विचार करें, संस्था को आगे बढ़ाने के बारे में विचार करें, तो वह आंतरिक उपयोगकर्ता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो सिर्फ आप ये देखें कि व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा है। यदि एक व्यक्ति सूचनाओं के आधार पर अपने निजी हित पर विचार करता है तो आंतरिक उपयोगकर्ता। यदि व्यक्ति इंफॉर्मेशन के आधार पर संस्था के उत्थान के बारे में विचार करता है, संस्था को आगे बढ़ाने के बारे में विचार करता है, तो वो आंतरिक उपयोगकर्ता। बोलिए, बात समझ में बैठ गई? क्वेश्चन में आने वाले एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन का टाइप समझ में आ गया? अगला पॉइंट लिखिए, लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषता। लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषता, इसे मिटा दूं? लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषता। गुणात्मक विशेषता। देखिए, लेखांकन सूचनाएं हम समझ चुके हैं। यह गुणात्मक विशेषताओं से क्या मतलब है? जब भी कोई सूचना आप किसी व्यक्ति को प्रदान करें, जब भी कोई सूचना आप किसी को उपलब्ध कराएं, तो सूचना उपलब्ध कराते वक्त सूचनाओं में किन किन चीजों को शामिल किया जाए। किसी भी सूचना को उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखा जाए, उन्हीं बातों को हम कहते हैं लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषता। जैसे अभी मैं आप लोगों को जूनियर अकाउंटेंट की बेसिक अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं, तो मेरा काम एक उपयोगकर्ता को कौन सी सूचनाएं उपलब्ध कराना है? अकाउंटिंग की बेसिक इंफॉर्मेशन। अब मैं आप लोगों को एमकॉम लेवल या बीकॉम लेवल की अकाउंटेंसी पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, तो वो आपकी किसी भी काम की नहीं है। किसी भी उपयोगकर्ता को जब आप सूचना उपलब्ध कराएं, तो सूचना उपलब्ध कराते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें। उन्हीं बातों को हम लोग क्या कहेंगे? गुणात्मक विशेषताएं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन एक गुणात्मक विशेषता है या कौन एक गुणात्मक विशेषता नहीं है। लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं कितने प्रकार की हैं? 4। लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषता कितनी है? 4। पहली बोली जाएगी विश्वसनीयता। पहली को क्या बोलेंगे? विश्वसनीयता। सेकंड को बोला जाएगा प्रासंगिकता। क्या बोलेंगे? प्रासंगिकता। तीसरे को बोला जाता है बोधगम्यता। क्या कहेंगे? बोधगम्यता। और चौथे को बोला जाएगा तुलनात्मकता। क्या बोलेंगे? तुलनात्मकता। पहले को बोला जाता है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। दूसरे को बोला जाएगा प्रासंगिकता, रेलेवेंसी। तीसरे को बोला जाएगा तुलनीयता, कंपेरेबिलिटी। और चौथे को बोला जाएगा बोधगम्यता, अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है? कितने प्रकार की विशेषताएं हैं? 4। लिखिए, पहली विश्वसनीयता। सूचनाएं विश्वास करने योग्य हों। यदि सूचनाओं को तैयार करते वक्त सावधानी रखी जाए, जिसमें किसी गलती व कपट की रोकथाम हो,
तो सूचनाएं विश्वसनीय होगी। दूसरा, प्रासंगिकता, रेलेवेंसी। सूचनाएं उपयोगकर्ता की आवश्यकता की पूर्ति करती हो। समय पर उपलब्ध कराई गई सूचनाएं उपयोगी होती हैं। बोधगम्यता, सूचनाएं समझने योग्य हों। तथा उनका अर्थ सभी व्यक्तियों के लिए समान निकले। तुलनीयता, सूचनाएं तुलना करने योग्य हों। हाँ जी, लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं कितने प्रकार की हैं? 4। पहली कौन सी है? विश्वसनीयता। दूसरी कौन सी है? प्रासंगिकता। तीसरी कौन सी है? बोधगम्यता। चौथी कौन सी है? तुलनीयता। रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। विश्वसनीयता क्या कहता है? कि सूचनाएं विश्वास करने योग्य हों। कोई भी सूचना विश्वास करने योग्य कब होती है? जब सूचनाओं को तैयार करने में पर्याप्त सावधानी बरती जाए। इसलिए जब भी किसी इंफॉर्मेशन को आप प्रोवाइड करते हैं तो उनको तैयार करने में किसी भी प्रकार का कपट, किसी भी प्रकार की गलती ना करें। नंबर 2, प्रासंगिकता, अर्थात यूजर को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वही इंफॉर्मेशन आप उसे उपलब्ध कराएं, किसी अन्य प्रकार की इंफॉर्मेशन उपलब्ध ना कराएं। जानकारियां उसे केवल वही उपलब्ध कराएं जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन किस तरीके से उपलब्ध करानी चाहिए? टाइमली, समय के अनुसार। आपको भूख आज लगी है तो खाना आपको आज चाहिए, 4 दिन बाद खाना मिले तो किसी फायदे का नहीं। उसी तरीके से सूचनाएं आपको आज चाहिए तो आज उपलब्ध कराई जाए। वही सूचनाएं आपको 10 दिन बाद दी जाए तो उस सूचना का कोई भी फायदा नहीं है। आज आपको बेसिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अभी चाहिए, अब आपके एग्जाम के बाद अगर इसकी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाए तो आपके काम की नहीं है। तो सूचनाएं कैसी होनी चाहिए? समयबद्ध होनी चाहिए, समय के अनुसार उपलब्ध कराई जाएं। तीसरी है बोधगम्यता, अर्थात सूचनाएं ऐसी हो जो समझने योग्य हो। अगर कोई हिंदी भाषा समझे तो हिंदी में समझाओ, इंग्लिश भाषा समझे तो इंग्लिश में समझाओ, टेक्निकल समझे तो टेक्निकल समझाओ, सामान्य भाषा समझे तो सामान्य समझाओ। सूचनाएं कैसे उपलब्ध कराएं? समझने योग्य हो, जिसको जैसे समझ में आए उसी तरीके से सूचनाएं उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ सूचनाओं का अर्थ भी सभी के लिए कैसा होना चाहिए? एक समान।
ऐसा नहीं आप पढ़ रहे हैं तो आप कुछ और समझ रहे हैं, दूसरा पढ़ रहा है तो कुछ और समझ रहा है। सूचनाओं का अर्थ, सूचनाओं का भाव सभी के लिए कैसा होना चाहिए? एक समान। और चौथे नंबर पे लिखा है तुलनीयता, अर्थात सूचनाएं तुलना करने के योग्य हो। ध्यान रखें, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए उनका तुलनात्मक होना आवश्यक है। आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो डिसीजन प्रॉपरली कब ले पाएंगे? जब आप उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर ही एक व्यक्ति सही प्रकार का निर्णय ले पाता है। बोलिए, चारों पॉइंट क्लियर हैं? चलिए मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। लेखांकन के आधार कितने? लेखांकन की विधियां कितनी? बोले, कल पढ़ के गए हैं आप लोग। लेखांकन की विधियां कितनी हैं? 2 या 3? 2। कौन कौन सी? एक हरा लेखा प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली। लेखांकन की विधियां कितनी हैं? 2। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपयोगकर्ता को सूचनाएं उपलब्ध कराना। लिखवाया मैंने आप लोगों को। चलिए एक और बताइए मुझे। चलो 20 में पूछूंगा। हेडिंग डालिए, शब्दावली, वोकेबुलरी या अकाउंटिंग टर्म्स। शब्दावली, वोकेबुलरी या अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें आप लोगों को मैं लेखांकन से संबंधित जो भी शब्दावली, जो भी वोकेबुलरी है, उसके बारे में समझाऊंगा। एक एक पॉइंट करके हम कुछ डेफिनेशंस को लिखेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशंस आने पर ही आप अकाउंटिंग से संबंधित बाकी बातों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके डेफिनेशन लिखते जाओ। एग्जाम में कई बार इनके डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। पहला लिखिए, पूंजी। फर्स्ट है आपका पूंजी, इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल। किसे कहेंगे पूंजी? स्वामी का व्यापार में किसी भी संपत्ति के रूप में विनियोग। स्वामी, संपत्ति, विनियोग। ओनर अपने बिजनेस में किसी भी रूप में जो भी प्रॉपर्टीज इन्वेस्ट करता है उसी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल। मालिक अपने व्यापार में जो भी संपत्तियां, जो भी प्रॉपर्टीज इन्वेस्ट करता है उसी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल। मान लीजिए मैं एक काम चालू कर रहा हूं। अब काम चालू करने के लिए मैंने अपने काम में 10 लाख रुपया कैश, 5 लाख रुपए की मेरी कार, 2 लाख रुपए का मेरा फर्नीचर इन्वेस्ट किया है, तो यह कहा जाएगा कि व्यापार में स्वामी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 17 लाख। और इसी 17 लाख को अकाउंटेंसी में हम क्या कहेंगे? कैपिटल। क्या कहेंगे? कैपिटल। स्वामी अपने व्यापार में संपत्तियों के रूप में जो भी विनियोग करता है उनका सम क्या कहलाता है? कैपिटल। बात समझ में आती है? कुछ लोग कैपिटल का मतलब केवल नगद विनियोग से लगाते हैं, कुछ लोग कैपिटल का मतलब किससे निकालते हैं? केवल कैश इन्वेस्टमेंट। बोले मालिक ने जो कैश लगाया वो कैपिटल है। ध्यान रखिए, कैपिटल के अंतर्गत केवल कैश विनियोग को शामिल नहीं करते हैं। स्वामी किसी भी रूप में किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति लगाता है, उनके टोटल को, उसके सम को ही हम क्या कहेंगे? कैपिटल। बात समझ में आती है? दूसरा लिखिए, आहरण। आहरण, ड्राइंग्स। स्वामी द्वारा निजी उपयोग के लिए व्यापार से किसी संपत्ति को निकालना। स्वामी द्वारा
निजी उपयोग के लिए। व्यापार से किसी भी संपत्ति को निकालना क्या कहलाता है? आहरण। बताइए, आपकी किराने की दुकान है, घर में खाने पीने को किराने का सामान चाहिए, तो वो सामान आप किसी और दुकान से खरीदेंगे या अपनी ही दुकान से निकालेंगे? आपकी किराने की दुकान है, प्रोविजन स्टोर, खाने पीने के सामान किराने की दुकान है। अब घर में खाने को किराने का सामान चाहिए, बताइए वो सामान आप किसी और की दुकान से खरीदेंगे या अपनी दुकान से निकालेंगे? अपनी दुकान से निकालेंगे। मान लीजिए घर में खाने पीने के लिए आपने अपनी दुकान से 20,000 रुपए का सामान निकाला, बताइए इससे दुकान में रखा हुआ सामान प्रभावित होगा या नहीं होगा? सामान की कीमत बढ़ेगी या कम होगी? दुकान में रखे हुए सामान की कीमत बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। अब अगर सामान की कीमत कम होगी तो व्यापार के अकाउंटेंट को इस सामान का हिसाब रखना पड़ेगा। अब वो हिसाब किस नाम से रखेगा? आहरण। जब भी स्वामी अपने निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यापार से किसी संपत्ति को निकाले तो उसका रिकॉर्ड किस नाम से रखा जाता है? ड्रॉइंग्स। बात समझ में आती है? चलिए यूं समझ लें, दुकान में 1 लाख रुपया कैश पड़ा है, स्वामी के बच्चे की स्कूल फीस का पेमेंट करना है 20,000 रुपए। मालिक ने अपनी दुकान से 20,000 रुपए निकाले और अपने बच्चे की फीस का पेमेंट कर दिया। बताइए, बच्चे की फीस का पेमेंट करना एक व्यापारिक खर्च है या स्वामी का निजी खर्च है? निजी खर्च है। अब निजी खर्च के लिए स्वामी ने अपनी दुकान से कितना पैसा निकाला? 20,000 रुपए। बताइए इससे व्यापार का कैश प्रभावित होगा या नहीं होगा? और अगर कैश प्रभावित होगा तो व्यापार के अकाउंटेंट को उसका हिसाब रखना पड़ेगा। क्या कहेगा? स्वामी ने निकाला। क्या कहेगा? स्वामी ने निकाला। किस उद्देश्य से? निजी हित की पूर्ति के लिए, खुद के निजी काम के लिए। रिकॉर्ड किस नाम से रखा जाएगा? ड्राइंग्स। मेरी बात समझ में आ गई? ध्यान रखिएगा, ड्राइंग्स के अंतर्गत केवल नगद को व्यापार से निकालना शामिल नहीं है। ड्राइंग्स के अंतर्गत किसी भी संपत्ति को यदि स्वामी निजी कार्य के लिए निकाले तो हम शामिल करते हैं। जरूरी नहीं है कि निजी काम के लिए वो केवल कैश निकाले, यदि वो किसी सामान को भी निकालेगा तो हम उसे क्या कहेंगे? ड्राइंग्स। अब वो चाहे से कैश निकाल ले, चाहे से खाने पीने का सामान निकाल ले, चाहे कोई फर्नीचर निकाल ले, चाहे कार निकाल ले, कोई भी चीज अगर वो निजी हित के लिए निकालेगा तो उसे क्या कहेंगे? आहरण, ड्राइंग्स। बोलिए बात समझ में आ गई? तीसरा पॉइंट लिखिए, दायित्व। दायित्व दायित्व को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लायबिलिटीज। इसका अर्थ होता है व्यापार की जिम्मेदारी जिनका भुगतान भविष्य में किसी बाह्य व्यक्ति को किया जाना है। लायबिलिटी का मतलब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें भविष्य में किसी बाह्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भुगतान किया जाना है। व्यापार की जिम्मेदारियां, जिसमें किसी व्यक्ति को भविष्य में व्यापार के द्वारा क्या किया जाना है? भुगतान। मान लीजिए आपने बैंक से बिजनेस करने के पर्पज से 2 लाख रुपए उधार लिए। आपने बैंक से बिजनेस करने के पर्पज से 2 लाख रुपए उधार लिए। ये उधार चुकाना आपके व्यापार की जिम्मेदारी है या नहीं है? व्यापार करने के उद्देश्य से आपने बैंक से 2 लाख रुपए उधार लिए, ये उधार चुकाना व्यापार की जिम्मेदारी है या नहीं है? अब जब तक व्यापार इस उधारी का भुगतान नहीं करता तब तक इसे अकाउंट्स में किस नाम से मेंटेन किया जाएगा? लायबिलिटी। क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। मान लीजिए व्यापार करने के लिए आपने किसी व्यक्ति से 1 लाख रुपए का उधार सामान खरीदा। बताइए 1 लाख रुपए का उधार सामान खरीदा, इस उधारी को चुकाना व्यापार की जिम्मेदारी है या नहीं है? अब जब तक व्यापार इस उधारी का भुगतान नहीं करता तब तक इसका रिकॉर्ड किस नाम से रखा जाएगा?
लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब व्यापार की जिम्मेदारियां। भुगतान किसको करना है? किसी आउटसाइडर को। कब करना है? भविष्य में। कब करना है? भविष्य में। हम लाइबिलिटी को क्यों लिखते हैं? ताकि हमको याद रहे हमें किसको पैसे चुकाने हैं। हम लाइबिलिटी को क्यों लिखते हैं? ताकि हमको याद रहे हमें पैसे चुकाने हैं। और ये आप आम जिंदगी में भी करते हो। आपने किसी दोस्त से पैसे उधार लिए, लिखते नहीं हो? क्या कहते हो? वापस भी तो देने हैं। तो जैसे उधार लिए लिख लिया, फ्रेंड से उधार लिया। अब जब तक नहीं चुकेगा तब तक तो लिखोगे ना। जिस दिन चुका दिया बात खत्म। नहीं देने तक, नहीं चुकाने तक आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते चलो। उससे आपको याद रहेगा, भुगतान करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। आप किसी दुकानदार से सामान उधार खरीदते हो, जैसे ही आपने उधार सामान खरीदा, दुकानदार क्या करता है? आपके नाम से उधारी लिख लेता है। लिख लेता है। सेम टाइम पर आपको भी तो याद होना चाहिए कि दुकानदार को देना है, तो आप भी तो लिख के रखते हैं कि दुकानदार को इतने पैसे चुकाने हैं। अब जब तक वो पैसा चुकेगा नहीं तब तक पैसा चुकाना आपकी जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी को हम लोगों ने क्या बोला? लाइबिलिटी। बोलिए, बात समझ में आ गई? अब ये लाइबिलिटी कितने प्रकार की होती हैं? ये लाइबिलिटी होती हैं दो प्रकार की। एक को बोलेंगे चालू दायित्व और दूसरे को बोलेंगे गैर चालू दायित्व। चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। इस नॉन करंट लाइबिलिटी को कई बार हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। क्या अंतर है दोनों में? लिखिए, चालू दायित्व ऐसे दायित्व जिनका भुगतान आने वाले एक लेखा वर्ष में किया जाना हो। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान आने वाले एक लेखा वर्ष में, एक अकाउंटिंग ईयर में, एक लेखा वर्ष में किया जाना हो। ऐसी सभी लाइबिलिटी जिनका पेमेंट आपको विद इन वन अकाउंटिंग ईयर करना है। ऐसी सभी लाइबिलिटी जिनका पेमेंट आपको विद इन वन अकाउंटिंग ईयर करना है। आने वाले एक अकाउंटिंग ईयर में जिन दायित्वों का भुगतान किया जाना है क्या कहलाएंगी? चालू दायित्व, करंट लाइबिलिटी। इसमें हम कौन कौन सी लाइबिलिटीज को शामिल करते हैं? कौन कौन से इसके मेन एग्जाम्पल हैं? लिखिए, जैसे ये एग्जाम्पल्स बता रहा हूं मैं आपको इनके, जैसे लेनदार, देय बिल, अदद खर्च, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनुपार्जित आय, अनर्ड इनकम और बैंक अधिविकर्ष। बैंक ओवरड्राफ्ट। चालू दायित्वों में हम कौन कौन सी दायित्वों को शामिल करते हैं? क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनर्ड इनकम और बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके अलावा और भी हो सकते हैं आदि। मैंने मेन लिखे हैं, ठीक है? बताइए,
चालू दायित्वों का मतलब कौन से दायित्व? जिनका भुगतान लंबी अवधि में करना है कि छोटी अवधि में? चालू दायित्वों का मतलब कौन से दायित्व? जिनका भुगतान लंबी अवधि में करना है कि छोटी अवधि में? छोटी अवधि से मेरा मतलब 2 साल, 3 साल या 1 लेखा वर्ष? 1 लेखा वर्ष। कई किताबों में 1 लेखा वर्ष की जगह 1 वित्तीय वर्ष भी इस्तेमाल करता है, लेकिन 1 वित्तीय वर्ष से बेटर हम क्या बोलेंगे? 1 लेखा वर्ष। एक अकाउंटिंग पीरियड में जिनका भुगतान किया जाना है, क्योंकि हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इसमें 1 लेखा वर्ष इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से दायित्वों को शामिल किया? क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनर्ड इनकम और बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, कौन कौन से दायित्व एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे आप? पहला है क्रेडिटर, मैं बोलता हूं रिपीट कीजिएगा। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनर्ड इनकम, बैंक ओवरड्राफ्ट। रिपीट करेंगे, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनर्ड इनकम, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब इन सब का मीनिंग क्या होता है सर? ये क्रेडिटर क्या होता है, बिल्स पेबल किसे कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, लिखिए इनके बारे में। देखिए, अगले वर्ष से मतलब आपका नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, ईयर एंड पर आप कॉमर्स से कि नॉन कॉमर्स से? नॉन कॉमर्स से। ईयर एंड पर एक अकाउंटेंट ये बात तय करता है कि आगामी वर्ष में किसका भुगतान करना है और उससे आने वाले वर्ष में किसका भुगतान करना है। आगामी वर्ष में जिसका भुगतान करना हो उसे तो क्या कह देगा? करंट लायबिलिटी। उसके बाद में जिनका भुगतान करना हो उसे क्या कह देगा? नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 कुछ लायबिलिटियों को बिल्कुल फिक्स करता है बाय नेम। कंपनी अधिनियम 2013 कुछ लायबिलिटियों को फिक्स करता है बाय नेम, अर्थात अगर आपने किसी लायबिलिटी को क्रेडिटर के नाम पे रिकॉर्ड करके रखा है तो कंपनी अधिनियम के हिसाब से वो दायित्व हमेशा चालू दायित्व ही माना जाएगा, उसे आप गैर चालू दायित्व नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा चीजों का मीनिंग ब्रॉड है। वो लोग ये कहते हैं कि एक चालू वर्ष के साथ साथ मतलब आने वाले 1 लेखा वर्ष के साथ साथ ऑपरेटिंग पीरियड भी कंसिडर होगा। अभी ऑपरेटिंग पीरियड क्या होता है सर? तो ये थोड़ा सा डीपली जाकर पढ़ने वाली बातें, जिसका हाल फिलहाल कोई रूल नहीं है। आप तो इतना याद रखें कि अगर क्रेडिटर आता है तो आपके लिए क्या है? एक चालू दायित्व है। ठीक है, इसके आगे जहां डेप्थ की नीड होगी मैं आपको समझा दूंगा, इसके लिए अभी इतना काफी है। चलिए लिखिए इनके बारे में फटाफट से, एक एक करके मैं सबको डिफाइन कर देता हूं। पहला लिखें चालू दायित्व, लेनदार।